गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ड्रीम आईएएस। सभी को राधे राधे। चलिए भाई, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जो करंट कवर करने वाले हैं, इसमें हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का करंट कवर करेंगे। ठीक है, 1 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक का करंट कवर करने वाले हैं। ये करंट अब यहाँ से जो अगस्त से जो करंट शुरू हो गया है, ये केवल CHSL और GD के लिए ही नहीं है। ये जो करंट है अब ये MTS के लिए भी है, क्योंकि MTS का अभी आप लोगों ने हाल ही में फॉर्म डाला होगा, तो उसमें भी आपका करंट 2022 का ही आने वाला है। ठीक है, 2023 में तो अभी कोई घटना घटी नहीं है भैया, 2023 का करंट नहीं आएगा, 2022 का करंट आएगा, और वो भी आपका अगस्त से। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी MTS वाले हैं या जिन लोगों ने भी MTS का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगस्त 2022 से आपका करंट स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से आपकी सारी घटनाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक। कौन बने भैया? हिमांशु पाठक बने हैं। ठीक है, हिमांशु पाठक ने भैया किनका स्थान लिया है? तो त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है हिमांशु पाठक ने। क्या बने हैं? ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी ICAR की। ICAR की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को। ठीक है, 15 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन बने हैं अब? तो वो हिमांशु पाठक बने हैं। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, करता क्या है? तो ये भारतीय कृषि में अनुसंधान करके, फसलों में अनुसंधान करके ये कृषि को बढ़ावा देने का कार्य करने वाली एक संस्था है, जिसके नए महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक, त्रिलोचन महापात्र के स्थान पर। ठीक है, देखिए जब बात आ गई नियुक्ति की, तो नियुक्ति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भाई? 2022 की बात चल रही है, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं भाई? वायुसेना के महानिदेशक बने हैं संजीव कुमार। ठीक है, वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कुमार। आगे बात करें, दिल्ली के मुख्य सचिव कौन बने हैं? दिल्ली के नए मुख्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव कौन बने हैं भाई? तो दिल्ली के मुख्य सचिव बने हैं नरेश कुमार। कौन? नरेश कुमार। ठीक है, चलिए UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC के नए अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी बने हैं। ठीक है, चलिए 2022 में जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई थी, हमने उनके बारे में बात कर ली है। हमारा क्वेश्चन था नियुक्ति से। ठीक है, तो 2022 में जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई थी, हमने उनके बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, महिलाओं को उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए
महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत किसने की है? पहली बात, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना है क्या? तो महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए ये एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना। ये योजना किस सरकार ने चलाई है? तो ये योजना चलाई है भाई छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना, जिसके तहत महिलाओं को उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर कराया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या होता है ये पद, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी, समझ गए? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत के कौन बने हैं? सुरेश पटेल। भाई किसके स्थान पर बने हैं सुरेश पटेल? तो इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। किसका स्थान लिया है? संजय कोठारी का स्थान लिया है सुरेश पटेल ने। अब बात करते हैं ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद है इसकी, सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीवीसी की बात करें तो सीवीसी की स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्य है कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकना, करप्शन को रोकने का कार्य किसका है? सीवीसी का कार्य है। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर जो केस चलता है वो सीवीसी के तहत चलता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत चलता है। और उसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश पटेल। किसके स्थान पर? संजय कोठारी के स्थान पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करने वाला एक आयोग है। ठीक है भैया, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखता है। अगला है क्वेश्चन कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं या कौन बने थे? क्योंकि इनके बाद भी चेंज हो गए थे, अभी बताऊंगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे भाई? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे उदय उमेश ललित, यूयू ललित। ठीक है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उदय उमेश ललित, यूयू ललित। ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल केवल कितने दिन चला भैया? इनका कार्यकाल केवल 75 दिन चला। ठीक है, तब भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के
50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। अब मैंने इनके बारे में ना कराकर इनके बारे में क्यों कराया, क्योंकि इनका कार्यकाल 75 दिन का रहा। इनकी नियुक्ति भी 2022 में हुई थी, इनकी नियुक्ति के तुरंत बाद इनकी नियुक्ति हो गई, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, लेकिन इनका कार्यकाल केवल 75 दिन तक चला। ठीक है, बात करें 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें मुख्य न्यायाधीश की, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे भाई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। अच्छा भाई, बात करें कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे कौन, H.J. कानिया, H.J. कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो H.J. कानिया। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है, मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है, तो भैया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, एससी के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। ठीक है भाई, चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो क्या कहते हैं कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। ठीक है, चलिए क्लियर है ये। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को, जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन EWS, जो नई कैटेगरी निकली है जिसको 10% का आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ये कैटेगरी जनरल में आती है केवल। चलिए अब बात करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने चिराग योजना को शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने चिराग योजना को शुरू किया है। भैया फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन, कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को, EWS इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा चिराग योजना को शुरू किया गया है, तो चिराग योजना को शुरू किया है भाई हरियाणा सरकार ने। कौन सी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। फिर से बोलता हूं, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा चिराग योजना की शुरुआत की गई है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा चिराग योजना की शुरुआत की गई है, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित पुस्तक, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड स्टोरी, डू डिफरेंट द अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड धोनी, सॉरी अनटोल्ड धोनी। ठीक है,
भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी के लेखक कौन है? ठीक है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी के लेखक हैं जॉय भट्टाचार्य, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, अमित सिन्हा। दो लेखक हैं किसके? डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, जो भारतीय क्रिकेट पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी के लेखक हैं। वो कितने लोग हैं? वो दो लोग हैं जिनका नाम है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है भाई, 2022 की बुक है और क्रिकेटर से लिखी गई, क्रिकेटर से संबंधित बुक्स पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं भाई कौन? जगदीप धनखड़। ठीक है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे, जिनके स्थान पर अब भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए जगदीप धनखड़। क्लियर है भाई? चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, आगे बात करें तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा किसे देता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है भाई, आगे बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, जिनमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन देखता है? तो वो देखता है संसद के दोनों सदन निर्वाचित हों और मनोनीत हों। ठीक है, बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद की। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है भाई? तो ये है आपके भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। ठीक है, बात करें कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि, पद की अवधि कब तक रहती है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 67 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? तो 69 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये किस आर्टिकल में है भाई? तो यह है आर्टिकल 70 में, आर्टिकल 70 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, या ये कहें कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के हैं। 13वें नंबर के इनसे पूर्व कौन थे? तो वो थे वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ठीक है। संसद के दोनों सदन होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा, और उनके दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आर्टिकल 66 में है। राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67 है। राष्ट्रपति की शपथ 69 में है। उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन 70 में है और क्षमादान की शक्ति 72 में है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। फुटबॉल चैंपियनशिप का एक प्रकार है सैफ, ठीक है। सैफ अंडर 20 यानी कि एज कितनी होनी चाहिए? 20। फुटबॉल चैंपियनशिप, कौन से गेम की बात चल रही है? फुटबॉल की, ठीक है। तो सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भैया भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है ये? तो ये बांग्लादेश को हराकर जीता है। कितने से हराया था भाई बांग्लादेश को? तो 5-2 से हराया है। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर 5-2 से हराया है। आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ हुआ था भाई? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई तकनीक का प्रयोग करके किस राज्य सरकार द्वारा, नई तकनीक का प्रयोग करके किस राज्य सरकार द्वारा गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? नई तकनीक का प्रयोग करके किस राज्य सरकार द्वारा गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए पंचामृत नामक योजना शुरू की गई है? जिसके लिए पंचामृत नामक योजना शुरू की गई है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करके गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पंचामृत योजना को शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा पंचामृत योजना को शुरू किया गया है भाई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पंचामृत नाम क्यों रखा? पंचामृत का पांच प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करके इसमें क्या किया जाएगा? गन्ने की खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है। इस पंचामृत नामक योजना में 5 ऐसे प्रकार हैं जिससे इस टेक्निक को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पंचामृत नामक योजना का संबंध किससे है? गन्ने की खेती को बढ़ावा देने से। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं कौन? आनंदीबेन पटेल, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्वेश्चन फिर से समझें। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत का सबसे बड़ा शतरंज का सबसे बड़ा पद होता है ग्रैंड मास्टर का। तो भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं बी प्रणव। कौन बने हैं भाई? बी प्रणव बने हैं।
अब बात करते हैं ये 75वें हैं, तो वही 74वें कौन है? तो 74वें हैं वही राहुल श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव। 73वें हैं भरत सुब्रमण्यम, 73वें कौन है? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रणव। 74वें कौन थे? राहुल श्रीवास्तव। 73वें कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। पहले कौन थे? पहले कौन थे? तो पहले थे आनंद विश्वनाथ, आनंद विश्वनाथ, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, सॉरी मैंने उल्टा नाम ले लिया। ठीक है, विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो 1988 में बने थे कौन? विश्वनाथ आनंद। 73वें कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। 74वें राहुल श्रीवास्तव। और हाल ही में अभी 2022 में बने हैं कौन? बने थे 75वें कौन? बी प्रणव। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक किसने की है? ठीक है, तो ये किसने की है भाई? ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां हुई है ये बैठक? दिल्ली में हुई है। कौन से नंबर की बैठक है? 7वें नंबर की बैठक है। और ये जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, शासकीय परिषद है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं भाई? तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और दिल्ली पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहां विधानसभाएं हैं तो दिल्ली पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी नीति आयोग की। तो नीति आयोग की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। ठीक है, नीति आयोग के कार्य क्या हैं? तो देश के लिए योजनाएं तैयार करना। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? बर्मिंघम में हुए हैं। ठीक है, बर्मिंघम में हुए हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो बर्मिंघम में हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां हुए हैं? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहां है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है भाई? तो प्रथम स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। प्रथम स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। कुल कितने पदक जीते हैं भाई? तो 178 पदक। जहां ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है 178 पदकों के साथ, वहीं दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कितने पदक जीते हैं? 176। वही बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने कुल तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है 92 पदक जीतकर। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का क्या स्थान रहा? भारत का स्थान रहा चौथा। ठीक है, 61 पदक जीते हैं भारत ने 61 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉमनवेल्थ गेम की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कहां आयोजित हुए हैं?
तो ये हुए हैं बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। अगर बात करें तो इसका 22वां संस्करण है। संस्करण कौन सा है भाई? ये 22वां संस्करण है इस बार, ठीक है। अच्छा, भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है, भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है पहलवानी में, वो किस किस ने जीता है? तो वो जीता है बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया ने। और किसने जीता है? साक्षी मलिक ने, साक्षी मलिक ने। और किसने जीता है? तो दीपक पूनिया ने, दीपक पूनिया ने, ठीक है। 3 लोगों ने पहलवानी में अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 में, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की एथलीट थी अनाहत सिंह। कौन थी? अनाहत सिंह। इनकी एज कितनी थी? मात्र 14 वर्ष। मात्र 14 वर्ष की एथलीट हैं अनाहत सिंह, जिन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में क्या किया है? भाग लिया है, ठीक है, जो भारत की अब तक की सबसे छोटी कम उम्र की एथलीट है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है भाई? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान हैं और मुख्य जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ने के लिए 5 से 8 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे मासिक रूप से 5 से 8 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे बच्चों को। और ITI, पॉलिटेक्निक, जी, कैट जैसी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी फ्री कराई जाएगी, निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है भाई। चलिए ये तो था हमारी आज की वीडियो का करंट, जिसमें हमने 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का करंट कवर कर लिया, ठीक है। देखिए अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे ना तो करंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश यही करता हूं कि कम से कम न्यूज़ में आपकी बेहतर से बेहतर न्यूज़ कवर करा सकूं, इसीलिए मुझे ज़्यादा ये 15 दिन के करंट में 15 से 20 न्यूज़ बहुत होती हैं, ठीक है, बहुत होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आपको 10 न्यूज़ कवर करोगे तभी आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको पता है कि न्यूज़ में जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कौन सी न्यूज़ आ सकती है या कौन सा करंट हमारा आ सकता है, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कि दिन की 10 न्यूज़ कराऊंगा तभी आपका करंट कवर हो पाएगा। 15 दिन में मैं 15 से 20 न्यूज़ ऐसी लेकर आता हूं जो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, इसके बाहर नहीं आएगा यार, ठीक है। टेंशन मत लो, आप केवल इतना ही कवर कर लो, लेकिन विश्वास करके इतना कवर कर लो। और MTS वालों को मैं फिर से बता रहा हूं, जो अब MTS का फॉर्म भरने वाले हैं, जुलाई से लेकर आपका
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का ये करंट तो आएगा ही आएगा, साथ में जब एमटीएस का पेपर होगा उससे 15 दिन तक पहले तक का करंट आपका 2023 का भी आएगा। ठीक है, तो चलिए एमटीएस वालों ध्यान रखना, अगस्त से लेकर जुलाई से लेकर आपका करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, ताकि बाकी की नोटिफिकेशन भी आप लोगों पर पहुंचती रहे। देखो 1-2 दिन में आपके लिए हो सकता है संडे तक मैं आपको कुछ एक स्पेशल वीडियो भी दूं, ठीक है, जिसके तहत हम भारत के कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, अभी चूज नहीं किया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, देखता हूं मैं कौन से टॉपिक पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर दूंगा और उस वीडियो से आपका क्वेश्चन 110% आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को राधे राधे।